फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, या यूँ कह लीजिए मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर है, सेट ऑफ दो वेक्टर्स है। से पहला वेक्टर है 2 और 3, और जो दूसरा वेक्टर है वो है 4 और 6। अब मैं इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि इन दोनों वेक्टर्स का स्पैन क्या होगा। हम यहाँ पे ये बात एज्यूम कर रहे हैं, या ये बात एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं, या ये दोनों पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों का स्पैन क्या होगा? इन दोनों का स्पैन इनके तमाम लीनियर कम्बिनेशंस का सेट होगा। लीनियर कम्बिनेशंस क्या होते हैं? लीनियर कम्बिनेशंस इस तरह होते हैं कि जैसे C1 इंटू पहला वेक्टर 2 3 प्लस C2 इंटू सेकेंड वेक्टर दैट इज़ 4 और 6। यानी C1 और C2 की जगह कोई भी रियल नंबर्स मेरे पास हो सकते हैं। यानी ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो C1 और C2 की हो सकती हैं, और इनका सम जो भी निकलेगा वो तमाम का तमाम इन दो वेक्टर्स का स्पैन होगा। यहाँ पे आप ये बात महसूस कर चुके होंगे कि ये जो दूसरा वेक्टर मेरे पास 4 और 6 है, ये पहले वेक्टर का ट्वाइस है, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने हासिल होता है। तो इसलिए आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं C1 इंटू पहला वेक्टर 2 3 प्लस C2 इंटू 2 टाइम्स दूसरा वेक्टर C2 इंटू 2 टाइम्स 2 3, यानी 2 टाइम्स 4 6, 2 टाइम्स 2 3 जो है वो मेरे पास इक्वल है 4 और 6 के। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं C1 प्लस 2C2 इंटू वेक्टर 2 3, और C1 प्लस 2 टाइम्स C2 को हम किसी भी एक आर्बिट्रेरी या रैंडम कांस्टेंट के इक्वल कर सकते हैं। इस रैंडम कांस्टेंट को मैं C3 कह रही हूँ, यानी कि C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू C3, और C3 इंटू 2 3 मुझे स्पैन दे देगा मेरे दो ऊपर बताए गए वेक्टर्स का। यानी मेरे पास वेक्टर्स का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो इनका स्पैन में शामिल होगा। अब आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ये सोच करके जो आपका पहला वेक्टर है उसी का मल्टीपल है आपका दूसरा वेक्टर, और इसीलिए आपके ओवरऑल जो आपका स्केलर कॉम्बिनेशन है या जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो एक वेक्टर में रिड्यूस हो गया है। आप इसको अगर ग्राफ पे बनाना चाहें तो किस तरह बनाएंगे? मेरा जो असली वेक्टर है वेक्टर 2 3 वो यूँ बनेगा 2 और 3, और अब जो भी कोई स्केलर कॉम्बिनेशन होगा इस वेक्टर 2 3 का वो इस लाइन के ऊपर ही पाया जाएगा, या इस लाइन के ऊपर ही लाया करेगा। या वो नेगेटिव साइड पे होगा या वो पॉजिटिव साइड पे होगा, उसकी डायरेक्शन या यही होगी या बिल्कुल मुतजाद होगी, लेकिन जो भी होगा वो इसी लाइन पे लाया करेगा जब भी उन वेक्टर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं कि जो मेरे पास वेक्टर है स्पैन ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स 2 3 और 4 6 जो है वो सिर्फ मुझे ये सबज लाइन दे रहा है। हालांकि हमारे पास शुरू में दो वेक्टर्स थे, लेकिन फिर भी इनका स्पैन हमारे पास एक लाइन आ रहा है। वो इसलिए कि जो हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है, दूसरा वेक्टर है, वो पहले का ही मल्टीपल है, और यानी वो पहले का कोलिनियर वेक्टर है। इसलिए जब भी हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स होंगे वो एक ही लाइन पर लाई करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं R2 में, और जब भी हमारे पास दो कोलिनियर वेक्टर होंगे R2 में उनका स्पैन एक ही लाइन में लाई करेगा। आप किसी भी तरह से ये जो गुलाबी लाइन मैंने बनाई है ये ऊपर वाले दो दिए हुए वेक्टर्स से नहीं बना सकते, इसलिए इन जो ऊपर वाले दो वेक्टर्स का पहले दो वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो इसी लाइन पे जो सबज रंग से मैंने बनाई है इसी पे होगा। इसका मतलब है कि मेरे पास ये जो दो वेक्टर थे 2 3 और 4 6 ये लीनियरली डिपेंडेंट थे आपस में, या आप वेक्टर्स के इस सेट को लीनियरली डिपेंडेंट सेट कह सकते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो मेरे पास सेट में कोई एक वेक्टर है
वो किसी भी कम्बिनेशन या किसी भी तरीके से अपने किसी दूसरे साथी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सके, यानी कि वो आपके स्पेस में कोई नई डायरेक्शन नहीं बता रहा, यानी कि वो सिर्फ स्केल्ड है, या वो उसकी लंबाई ज़्यादा है या कम है, लेकिन उसकी डायरेक्शन और रुख वही है जो पहले कोई और वेक्टर बता चुका है। तो इसलिए मेरे ये दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। जब तक दो वेक्टर्स मेरे पास जो मौजूद हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में नहीं होंगे, वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे। जिस तरह यहाँ पे मैंने पर्पल रंग से नीले रंग से बनाया है, ये मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अभी मेरे पास ये जो दो पर्पल वेक्टर्स हैं, ये इस पूरे प्लेन को स्पैन कर रहे हैं, और जो सबज वेक्टर मैंने इनके दरमियान में बनाया है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स इस पूरे प्लेन को बता रहे हैं। अब कोई भी वेक्टर जो इनके दरमियान में लाई करेगा, वो कोई नई डायरेक्शन इसमें ऐड नहीं करेगा, बल्कि ये उसी प्लेन में होगा, तो इसलिए ये लीनियरली डिपेंडेंट ही कहलाएगा। ये जो सबज वेक्टर है, इसलिए ये मेरे पास दो वेक्टर्स जो मैंने पहले बनाए थे पर्पल रंग के, उनके स्पैन में कोई नई डायरेक्शन या कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, बल्कि उसी में लाई कर रहा है, इसलिए ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। और ये जो मैंने पीले रंग से प्लेन बनाया है, मेरे वेक्टर पहले वाले ड्रॉ किए गए दो वेक्टर इस पूरे प्लेन को स्पैन कर रहे हैं। यहाँ पे R3 को इंडिपेंडेंट होने के लिए ज़रूरी है कि वो इस प्लेन से बाहर निकले, उस प्लेन से जिसको मेरे पहले वाले दो वेक्टर स्पैन कर रहे हैं उससे बाहर निकले, जिस तरह मेरा ये नीला वेक्टर निकल रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों वेक्टर्स का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे इस वाले वेक्टर को नहीं बता सकता या नहीं बना सकता, इसलिए मेरे वाले ये तीनों वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। चलिए कुछ और मिसालों से इस चीज़ को वाज़िया करने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास एक वेक्टर है 2, 3, दूसरा वेक्टर है 7 और 2, और तीसरा वेक्टर है 9 और 5, और मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स नहीं लग रहे, तो शायद ये वाकई ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हों। लेकिन हम यूँ बग़ैर कुछ ऑपरेशन किए जवाब नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 इज़ इक्वल टू वेक्टर v3। तो आप ये देख रहे हैं कि जो वेक्टर v3 है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर v1 और वेक्टर 2 का, इसलिए जो वेक्टर v3 है वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है वेक्टर v1 और v2 का। और ये ओवरऑल जो मेरे पास अगर तीन वेक्टर्स का मैं एक सेट बनाती हूँ तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा, जिसमें मेरे पास तीन 2 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, और उनमें से जो दो हैं वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन तीसरा लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए मेरे पास पूरा सेट जो बन गया वो लीनियरली डिपेंडेंट बन गया। जब भी आपके पास 2, 3 या इससे ज़्यादा वेक्टर्स होंगे R2 में, तो वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे। मैं इन वेक्टर्स को ड्रॉ कर रही हूँ। ये नीले रंग से मैंने अपना पहला वेक्टर ड्रॉ किया 2, 3, और ये पर्पल रंग से मैंने अपना दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया 7 और 2। ये मेरे पास मेरे दो वेक्टर्स बन गए v1 और v2। अब मैं स्पैन v1 और v2 बनाने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि स्पैन ऑफ v1 और v2 पूरा R2 का प्लेन है मेरे पास। देखिए जो भी मेरे पास R2 में पॉइंट है वो किसी न किसी लीनियर v1 और v2 के किसी न किसी लीनियर कम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। मेरे पास वेक्टर जो 9, 5 है वो R2 में ही लाई कर रहा है, वो R2 में ही पड़ा हुआ है, इसलिए वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है।
अब ये देख लें कि ये जो मेरे पास 9 और 5 का वेक्टर है वो R2 में ही पड़ा हुआ है, और R2 का पूरा का पूरा R2 है वो मेरा V1 और V2 का स्पैन है। तो इसलिए मेरे पास 9 और 5 वाला जो वेक्टर है वो डिपेंडेंट है। मेरा ख्याल है आपको स्पैन में और लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट में कुछ ना कुछ रिश्ता, कुछ ना कुछ ताल्लुक समझ आ रहा होगा। इसको एक और मिसाल से वाज़िया करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, पहला 7 और 0 V1। दूसरा जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है इसको मैं V2 कह रही हूँ, और ये है 0 और -1। अब सवाल ये है कि क्या ये सेट आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि क्या मैं V1 को V2 के किसी भी कम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, या V2 को V1 के किसी भी स्केलर कम्बिनेशन या स्केलर मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? नहीं, यकीनन नहीं। अगर मैं V1 को किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करूँ या जो कुछ भी करूँ, इसके नीचे वाली जो दूसरी टर्म है वो हमेशा ही 0 रहेगी। तो बिल्कुल इस तरह कोई भी मैं इस तरह का मल्टीपल नहीं सोच सकती जिसको मैं V1 से मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास V2 आ जाए। बिल्कुल इसी तरह V2 को भी किसी भी तरह से मैं कुछ उसके साथ इस तरह का नहीं कर सकती कि मेरे पास V1 आ जाए। तो ये बात आप पर वाज़िया हो गई होगी कि इस केस में मेरे पास V1 और V2 दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। V1 मेरे पास ये बन गया 7 और 0 नीले रंग से, और V2 है 0 और -1। अब आप सोच रहे हैं कि आप V1 और V2 का जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे वो R2 बनेगा, और R2 में कोई भी चीज़ उनसे रिप्रेजेंट हो जाएगी, यानी V1 और V2 का स्पैन है R2। मैंने आपको बताया कि स्पैन V1 V2 जो है वो R2 है। इस ऊपर वाले एग्जांपल में अब आप बताइए कि स्पैन V1 V2 और V3 का क्या बनता है। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि जो V3 है वो मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है V1 और V2 का, इसलिए V3 को हम V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी V3 के ऐड आने से या V3 के यहाँ इनमें शामिल होने से हमारे पास V1 और V2 का स्पैन बदलेगा नहीं, क्योंकि V3 जो है वो V1 और V2 के स्पैन में पड़ा हुआ है। इसलिए V3 को डालने से या निकालने से V1 और V2 के स्पैन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए स्पैन V1, V2 और V3 का भी हमारे पास R2 ही होगा। इसलिए ज़्यादा फॉर्मल तरीका इसको लिखने का ये है कि आप स्पैन ऑफ V1 और V2 लिखें। ये मेरे पास एक तरह से बेसिस सेट है जिसमें V1 और V2 है, लेकिन ये जो दूसरा सेट है इसमें V1, V2 और V3 जो है, V3 एक तरह से फालतू है। V3 का होना या ना होना यहाँ पे बराबर है, इसलिए V3 एक रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन या फालतू इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसकी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब 3 डायमेंशनल में जाके एक वेक्टर लेते हैं। पहला वेक्टर है मेरे पास 2 0 0, दूसरा वेक्टर है 0 1 0, और तीसरा वेक्टर है 0 0 7। अब ये तीनों वेक्टर्स जो हैं R3 में लाई करते हैं। अब सवाल ये है कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब इस तरह का कोई तरीका अभी तक तो ईजाद नहीं हुआ जिससे मैं पहले दोनों वेक्टर्स का कोई भी कम्बिनेशन लेके तीसरा वेक्टर बना लूँ। बिल्कुल इसी तरह मैं वेक्टर्स पहले दो को भी किसी तरह तीसरा वेक्टर नहीं बना सकती, दूसरे तीसरे से पहला वेक्टर नहीं बना सकती, और पहले और तीसरे से दूसरा वेक्टर नहीं बना सकती। यानी कि जो पहला वेक्टर है वो एक अलग डायमेंशन हमें दे रहा है, दूसरा वेक्टर एक अलग डायमेंशन दे रहा है, और जो तीसरा वेक्टर है वो एक और नई डायमेंशन इंट्रोड्यूस करा रहा है या मुतारिफ करा रहा है। तो इसलिए ये तीनों वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं।
इन तीनों वेक्टर्स में से कोई भी दो वेक्टर ऐसे नहीं हैं जो एक ही प्लेन में पड़े हुए हों या एक ही प्लेन में लाई कर रहे हों। मेरे पास 0 1 0 वाला 0 2 0 0 वाला इस तरह 0 1 0 वाला बाहर की तरफ निकल रहा है और 0 0 7 वाला ऊपर की तरह जाएगा। यानी कि मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं जो x, y और z एक्सिस पे लाए कर रहे हैं, पड़े हुए हैं और तीनों मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रहे हैं। इसलिए इन तीनों वेक्टर्स का जो स्पैन है वो मेरे पास बन जाएगा R3, क्योंकि ये मिलकर इन तीनों एक्सिस को मुकम्मल तौर पर कवर कर रहे हैं। अगली वीडियो में लीनियर डिपेंडेंस को हम ज़्यादा गौर से और ज़्यादा आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश